जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रीवियस टॉपिक 11th क्लास का पहला चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा जीव जगत का वर्गीकरण या जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अर्थात हम बात करेंगे कि जीवों को किस प्रकार से बांटा गया था, किसने बांटा था, कब किसने किस प्रकार बांटा था, पहले किसने बांटा, बाद में किसने बांटा, आज हम जो पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जीवों का वो किया था अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु को हम एरिस्टोल भी लिखते हैं, ठीक है। अरस्तु ने ये जो वर्गीकरण किया, ये आकार के आधार पे किया। किस आधार पे किया था? आकारिक आधार। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि अरस्तु का जो वर्गीकरण था वो किसके बेस पर था, तो वो आकारी के आधार पे था, स्ट्रक्चर बेस्ड था। और इन्होंने दो चीजें की थी। एक तरफ से इन्होंने प्लांट को उठाया था और एक तरफ से इन्होंने किसको उठाया था? जंतु को। प्लांट उठाया और प्लांट के साथ में एनिमल्स उठाए, ठीक है। इन्होंने सिंपल बात की थी कि प्लांट जो है वो तीन भागों में बटा होता है। एक पार्ट होगा शाख, एक पार्ट होगा झाड़ी और एक पार्ट होगा वृक्ष। यानी वृक्षों में उसमें शाख भी दिखाई दे, झाड़ियां भी दिखाई देती, पूरा पेड़ भी दिखाई देता है। ये किसने की थी? अरस्तु ने। और वहीं पे जंतुओं के लिए भी इन्होंने दो चीज ली थी, आरबीसी की उपस्थिति और दूसरा था आरबीसी की अनुपस्थिति। यानी इन्होंने सीधा कहा जिसमें आरबीसी उपस्थित है या आरबीसी प्रेजेंट है वो तो है कोडेड, और जिसमें आरबीसी अनुपस्थित है या एब्सेंट है वो है नॉन कोडेड। ये बात किसने की? अरस्तु ने। किसके लिए? जंतुओं के लिए। लेकिन ये रामायण यही नहीं खत्म होती है। इसके बाद में कैरोलस लीनियस आते हैं। कौन आते हैं? कैरोलस लीनियस। और जो अपने पास में कौन सा वर्गीकरण लेके आते हैं? द्विजगत वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण लेके आते हैं? द्विजगत वर्गीकरण लेके आते हैं। और ये जो द्विजगत वर्गीकरण था, बाई किंगडम था, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। समझ रहे हो बात को? कैरोलस लीनियस ने कुछ नहीं किया, केवल दो किंगडम बनाए। एक किंगडम उन्होंने बनाया था प्लांटी और एक किंगडम उन्होंने बनाया था एनिमिलिया। एनिमिलिया, दो किंगडम बनाए। एक प्लांटी बनाया, एक क्या बनाया? एनिमिलिया बनाया। इन्होंने सिंपल बात की, प्लांटी के अंतर्गत प्लांट्सों को रख दिया, एनिमिलिया के अंदर जंतुओं को रख दिया। यानी जीवाणु, कवक, प्रोटिस्टा सब कुछ दोनों के अंदर ही बंटवारे थे। ये किसका था? कैरोलस लीनियस का। लेकिन कुछ कमियां देखने को मिली यहां पे, और उन कमियों के सहारे द्विजगत को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो कमियां क्या थी? या हम बोले गलतियां क्या थी? तो पहली गलती जो थी इनकी, वो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में विभेदन नहीं किया इन्होंने। कि सीधी सी बात है, जो प्रोकैरियोटिक है वो कहां रहेंगे, जो यूकैरियोटिक है वो कहां रहेंगे? प्रोकैरियोटिक प्लांटिंग में रहेंगे या एनिमिलिया में रहेंगे, या यूकैरियोटिक प्लांटिंग में रहेंगे या एनिमिलिया में रहेंगे। ऐसा कोई भी विभेदन या डिवाइडेशन जो था वो कैरोलस लीनियस ने नहीं किया। और वहीं पर इनकी सबसे फर्स्ट गलती की। दूसरा जो था, जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होता है यानी यूनिसेलुलर, और एक होता है बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर। इनमें भी किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं किया था कि यूनिसेलुलर किस में रहेंगे या मल्टी सेलुलर किस में रहेंगे। इसके बाद में इन्होंने न्यूट्रिशन के आधार पे जीव दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी होता है जिसे ऑटोट्रोपस बोलते हैं, एक विषमपोषी होता है जिसे हम हेटेरोट्रोपस बोलते हैं।
इनमें भी इनका कोई भी विभेदन नहीं था। ये कैरोलस लीनियस की कहानी थी। तो यहां पर सबसे बड़ी जो कमियां थी वो ये उजागर हो गई और कैरोलस लीनियस की बातों को वहीं पर रोक दिया गया। कैरोलस लीनियस आगे नहीं बढ़े थे, अर्थात उनकी कुछ बातों को मान लिया गया, लेकिन जो गलतियां थी उन गलतियों को माना गया। कैरोलस लीनियस का सबसे बड़ा जो योगदान था वो टैक्सोनॉमी के अंदर ही था, वर्गीकी के अंदर था, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड चैप्टर में अपन ने क्लासिफिकेशन उठाया, तो यहाँ पर अन्य वैज्ञानिकों की बात होगी। तो अपन बात करते हैं द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस दिया। सबसे पहले जो वर्गीकरण आया था वो अरस्तु ने दिया था, और उसके बाद में जो दिया था वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। द्विजगत क्लासिफिकेशन या द्विजगत कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। उसके बाद में अपने पास में त्रिजगत आया था, उसके बाद में त्रिजगत आया, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। और उसके बाद में हमारे पास में चतुर्जगत भी आया था, ये भी हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। त्रिजगत जो था वो हैकल ने दिया था, याद रखिएगा। किसने दिया था? हैकल ने दिया था। और चतुर्जगत जो था, फोर किंगडम जो था, वो कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कोपलैंड ने। ये दोनों एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन हैकल जो आए थे वो प्रोटिस्टा को लेके आए थे, और कोपलैंड जो थे वो मोनेरा को लाए थे। ये दो था। तो ये दो द्विजगत के बाद में आए थे, तीसरा और चौथा जगत। लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हम इनको नहीं पढ़ते। लेकिन याद रहे कि दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, हैकल और कोपलैंड। क्लियर बात है। इसके बाद में पांचवा जगत जो हम पढ़ते हैं आज के टाइम में, हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं पंच जगत परिकल्पना। क्या बोलते हैं? पंच जगत परिकल्पना बोलते हैं, जिसे हम 5 किंगडम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब ये जो पंच जगत परिकल्पना थी, ये किसने दी? बात करें तो ये आर.एच. व्हिटेकर ने दी। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। क्या दी? पंच जगत परिकल्पना। सब बातें थी। क्या क्या था? इन्होंने मोनेरा को शामिल किया, जो था पहले की पहले। फिर इन्होंने प्रोटिस्टा को शामिल किया, जो था अपने पास में। इन्होंने तीसरा लिया फंजाई। कवक को इन्होंने अलग कर दिया। कहां से? प्लांट से। कवक किस में पढ़ रहे थे हम? प्लांट्स में पढ़ते थे, तो कवक को अलग कर दिया। उसके बाद में चौथा रहा प्लांटी, और पांचवा रहा एनिमेलिया। ये पांच जगत जो थे, पांच किंगडम जो थे, वो किसके द्वारा दिए गए थे? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, जो आज हम पढ़ते हैं। इनका बेस क्या था? इनका आधार क्या रहा? इन्होंने किस बेस पर ये सारी चीजें बताई हमें? तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले लिया कोशिका का प्रकार, सेल टाइप, कि कोशिका का प्रकार कैसा रहेगा। प्रोकैरियोट्स रहेंगे, यूकैरियोट्स रहेंगे। प्रोकैरियोट्स कहां रहेंगे, यूकैरियोट्स कहां रहेंगे, ये किसने बताया? आर.एच. व्हिटेकर ने। दूसरी बात, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। शारीरिक संगठन के आधार पर इन्होंने जीवों को बांटा। उसके बाद में हम यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात भी कर सकते हैं। देखो, सेल टाइप की बात हो रही है, सेल टाइप की बात हो रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले आएगा, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अपन सेल टाइप को डिवाइड भी नहीं कर सकते कि प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक। हमें पता है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो प्रोकैरियोटिक, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक। तो इन्होंने इसको भी शामिल किया। उसके बाद में इन्होंने न्यूट्रिशन को शामिल किया था, पोषण की विधियों को शामिल किया। ऑटोट्रोपिक होगा, हेटेरोट्रोपिक होगा, या पैरासाइट हो, कैसा होगा, इन सबका बंटवारा इन्होंने किया। पांचवा, इन्होंने रिप्रोडक्शन को शामिल किया, कि जनन के आधार पर जो जीव होगा वो कहां कैसे बांटेंगे। जनन कैसा होगा? लैंगिक होगा, कायिक होगा, या अलैंगिक होगा, या सामान्य होगा, या बटेगा, द्विखंडन होगा। ये सारा बंटवारा किसने किया? आर.एच. व्हिटेकर। इसके अलावा इन्होंने जाति वर्तीय संबंध को भी दर्शाया, अर्थात जातियों के अंतर्गत सह संबंध की बात भी किसने की थी? आर.एच. व्हिटेकर ने की थी। यह आर.एच. व्हिटेकर का बेस पॉइंट था। इन पांच के आधार पर इन्होंने बांटा था। क्लियर बात है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करेंगे आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दी गई एक सारणी जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम बात करेंगे RH विटेकर के द्वारा दिए गए जो बेस मॉडल था, जिन्होंने जिन पॉइंटों को चुना उनको कैसे कैसे अलग अलग जगत में इन्होंने डिवाइड किया था। तो देखो कैसे बांटा, तो समझो एक सारणी का प्रारूप हमने बना रखा है, यहां पर वही चीज लिख रखी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिनका बेस मान करके चले थे, और उसी आधार पर हम इसको पूरे को क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है सेल टाइप। सेल टाइप के आधार पर इन पांचों को कैसे बांटा था, तो याद करो सेल टाइप दो प्रकार की होती है, कोशिका के प्रकार दो होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होता है और एक क्या होता है, यूकैरियोट्स। तो हमें पता है कि मोनेरा जो है, मोनेरा जगत जो है उसको हम कहां रखते हैं, प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। हम कहां रखते हैं, प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। और बाकी बचे जो जगत हैं इनको हम किस में रखते हैं, यूकैरियोट्स में रखते हैं। कहां रखते हैं, यूकैरियोट्स में रखते हैं। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स में, फंजाई यूकैरियोट्स में, प्लांटी यूकैरियोट्स में, एनिमिलिया यूकैरियोट्स में। समझ रहे हो बात को, ये सिंपल बात है। कोशिका के दो प्रकार है, मोनेरा प्रोकैरियोट्स में बैठा है, बाकी सारे किस में बैठे हैं, यूकैरियोट्स में बैठे हैं। ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली के आधार पे, तो सिंपल सी बात है, मोनेरा के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सॉरी एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एब्सेंट। वहीं अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा से लेकर के प्लांटी तक जब हम जाते हैं तो यहां पर हमारे पास में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। समझ गए बात को, आगे ले लो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन की बात कर लो, तो सिंपल सी बात है, मोनेरा जो है सेलुलर एक कोशिकीय होता है। वहीं प्रोटिस्टा के लिए हम बात कर सकते हैं, तो यहां पर भी हम क्या बात करेंगे, सेलुलर की बात करेंगे। वहीं अगर फंजाई में जाते हैं, फंजाई में अगर हम जाएंगे तो सेलुलर को तो साथ लेके चलेंगे, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। प्लस में इनमें हम लेंगे लूज टिश्यू, ढीले उत्तक भी पाए जाते हैं। अगर हम प्लांटी में जाए तो मल्टी सेलुलर तो रहेगा, मल्टी सेलुलर तो रहेगा। इस मल्टी सेलुलर के साथ में हमारे पास काम करेगा टिश्यू। क्या काम करेगा, टिश्यू। और टिश्यू के साथ में काम करेगा ऑर्गन। क्या काम करेगा, ऑर्गन। वहीं अगर एनीमिलिया में हम चलते हैं तो एनीमिलिया में मल्टी सेलुलर भी रहेगा, प्लस में टिश्यू भी रहेगा, प्लस में ऑर्गन भी रहेगा, और प्लस में बेटा ऑर्गन सिस्टम भी रहेगा। सिस्टम रहेगा क्योंकि इसी सिस्टम के सहारे तो हम चल रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक पूरी बॉडी बनाते हैं, नहीं बनाते। अगर ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर देंगे तो बॉडी काम करेगी क्या, नहीं करेगी, बॉडी थक जाएगी। ठीक है, और बॉडी थक गई तो इंसान थक जाएगा, और इंसान थक गया तो पता है क्या होगा, सीधा। समझ रहे हो बात को, तो ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रोपस, एक हेटेरोट्रोपस। क्लियर बात है। अब ये जो ऑटोट्रोपस होते हैं ना, ये यहां पे दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होंगे केमिकल सिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषण, एक होंगे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन बनाने। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में भी दोनों रहेंगे, ऑटोट्रोपस भी रहेंगे और हेटेरोट्रोपस भी रहेंगे। अब जब ऑटोट्रोपस है तो ये एक ही प्रकार का रहता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। वहीं फंजाई में बात करें तो फंजाई कैसा होता है, हेटेरोट्रोपस होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये सैप्रोफाइट होता है, मृतोपजीवी होता है। क्लियर बात। प्लांट सारे क्या होंगे, ऑटोट्रोपस। सारे क्या होंगे, ऑटोट्रोपस। कुछ क्या रहेंगे, अपवाद, जैसे कस्कूटा खुद नहीं बनाता है और ऑटोट्रोपस है, तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। जंतुओं की बात करें तो जंतु सारे क्या होंगे,
हेटेरोट्रोपस होंगे। खुद थोड़ी भोजन बनाने जाते हैं। अभी मैं अगर कहूं भोजन बनाओ तो आप भोजन तो बनाओगे, लेकिन वो भोजन भी तो कहीं से आ रहा है, उसको पका ही तो रहे हो, बना थोड़ी रहे हो आप लोग। तो इसलिए हेटेरोट्रोपस। और हेटेरोट्रोपस में भी क्या रहेंगे? सैप्रोफाइट। क्या रहेंगे? सैप्रोफाइट। क्लियर बात है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनेरा जो है वो कंजुगेशन दर्शाता है। मोनेरा क्या दर्शाएगा? कंजुगेशन दर्शाएगा। वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है वो भी अपने पास में दो प्रकार दर्शाता है। एक तो गैमेट, एक तो गैमेट संलयन दिखाएगा, प्लस में कंजुगेशन, प्लस में कंजुगेशन। वहीं अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई डायरेक्ट दिखाते हैं फर्टिलाइजेशन। ये भी क्या दिखाएगा? फर्टिलाइजेशन। ये भी क्या दिखाएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक नर युग्मक एक मादा युग्मक दोनों बनेंगे, तो ये होगा फर्टिलाइजेशन। आ गया। एक सेल वॉल और ऐड कर लेते हैं अपन, एक सेल वॉल और ऐड कर लेते हैं। देखो, सेल वॉल के लिए जंतु यानी मोनेरा की, और मोनेरा में क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाओं के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। प्रोटिस्टा में यहां पर प्रेजेंट भी और नॉन प्रेजेंट, तो नॉन प्रेजेंट ही मानते हैं, अधिकतर नहीं होती है। फंजाई के अंदर अपने पास प्रेजेंट होगी, लेकिन किससे बनी होगी? काइटिन से। और प्लांटी में हम बात करें तो प्लांटी में सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होगी? सेलुलोज से। और प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो 6 से मिलकर बनती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन, इन 5-6 से मिलकर बनती है। तो अपन ये कह सकते हैं सेलुलोज। मेनली कौन है? सेलुलोज। वही एनीमिलिया के अंदर ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। किसी भी प्रकार की कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। समझे बात को? तो इस प्रकार से हम 5 किंगडम के लक्षणों की भी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट निकालिएगा। वीटे करके क्लासिफिकेशन के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है कि मोनेरा को 2 अनुक्षेत्रों में बांटा गया है। यानी हम तो 5 क्लासिफिकेशन पर ही डिपेंड हो रहे थे, लेकिन वहां एक वैज्ञानिक की पुष्टि होती है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। कार्ल वूज। कौन से है? कार्ल वूज। ये एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखे हैं, लेकिन इन्होंने मोनेरा को 2 अनुक्षेत्रों में बांटा था। अब जब मोनेरा 2 अनुक्षेत्रों में डिवाइडेड हो गया तो हमारे पास में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तो प्रोकैरियोट्स के कितने बन गए? 2। बाकी अकेला यूकैरियोट्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम कहें ये जो 3 डोमेन थे या ये 3 अनुक्षेत्र जो बने अपने पास में, वो एक तो बना आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक बना यू बैक्टीरिया और एक बना यूकैरियोट्स। ये 3 डोमेन बनाए थे कार्ल वूज ने। बताया, सिंपल बताया। जो आरएच विटेकर बना था उसी पे चल रहे थे, लेकिन मोनेरा को उठा करके 2 में डाल दिया। और सिंपल का आर्की बैक्टीरिया किस में? प्रोकैरियोट्स में, हमें पता है। यू बैक्टीरिया किस में साहब? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स किस में साहब? यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में रहेंगे, हमने पढ़ा है। यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में रहेंगे, प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में रहेंगे। सॉरी, आर्की बैक्टीरिया किस में रहेंगे? प्रोकैरियोट्स में। यू बैक्टीरिया किस में रहेंगे? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स किस में रहेंगे? यूकैरियोट्स में। सिंपल, पता था हमें, पहले से पता था। ये 2 डालने की कहां जरूरत आ गई? इसलिए डाला कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये अवास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? अवास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें हम आद बैक्टीरिया भी कहते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं? सब वास्तविक होते हैं। रियल बैक्टीरिया कौन है? यू बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया या अवास्तविक या अनरियल बैक्टीरिया कौन है? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। जिसका ज्यादा अस्तित्व है वो कौन है? यू बैक्टीरिया।
जिसका कम अस्तित्व है वह कौन है? आध बैक्टीरिया। आध बैक्टीरिया में कौन आते हैं? तो साहब हम मेथनोजन की बात कर सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स की बात कर सकते हैं, हलोफिल्स की बात कर सकते हैं। ये सब किस में थे? आर की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, एंटोस्त्रिकंड की बात कर सकते हैं। तो ये सब किस में थे? यू बैक्टीरिया। यूकेरियोट्स में कौन बैठे हैं साहब? चार बैठे हैं। प्रोटिस्टा बैठा है, बिल्कुल बैठा है। दूसरा हमारे पास में कौन बच गया? फंजाई बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तीसरा कौन बच गया? प्लांटी। साहब प्लांटी भी बैठा है, पादप बैठा है। चौथा एनिमिलिया, बिल्कुल बैठा है साहब, ये बैठे। ये चार साथ चल रहे हैं, लेकिन एक अलग हो गया, प्रोकैरियोट्स। मोनेरा सबसे अलग होता है, बाकी चार एक साथ चलते हैं। समझ गए बात को? तो ये सिर्फ किसके आधार पर बांटा गया था? कार्ल वुज के आधार पर बांटा गया था। इसको बाद में उठाएंगे, आगे चलेंगे, लेकिन अब हम बात करें, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो आप पहले। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि मोनेरा जगत में कौन है, मोनेरा जगत में क्या आता है। हम बात करेंगे मोनेरा जगत के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, इनकी बात करेंगे। तो सिंपल बात लिखो, सबसे पहले मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। ठीक है, सारे छोड़ दो, मोनेरा को पकड़ लो भी, बाकी को एक एक उठा के पढ़ेंगे अपन, एक एक को उठा के पढ़ेंगे, लेकिन पहले मोनेरा को पढ़ेंगे क्योंकि मोनेरा सबसे पहले बैठा है। तो मोनेरा के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया है अपने पास में, वो सारे किस में आएंगे? मोनेरा में। कहीं नहीं जाएंगे, मोनेरा में रहेंगे। कहीं नहीं जाएंगे, मोनेरा में रहेंगे। कौन? सारे बैक्टीरिया, जितने भी, चाहे वो आर की बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे अवास्तविक हो, चाहे वास्तविक हो, सारे के सारे कहां बैठे हैं? मोनेरा में। दूसरी बात, मोनेरा जगत को कौन से टाइप में रखा गया? प्रोकैरियोट्स कोशिका। किस कोशिका में रखा बेटा? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में रखा। इसके अलावा सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित सूक्ष्म जीव। क्लियर बात है? इसके अलावा हम बात करें यहां पे, इनकी कोशिका बिल्कुल सरल है, इनकी कोशिका संरचना बिल्कुल सरल है, कोई नहीं रोकने वाला इनको, लेकिन इनका व्यवहार क्या है? जटिल है। व्यवहार क्या है? जटिल है। ठीक है, देखिए, बैक्टीरिया को उसके आधार पे बांटे, बैक्टीरिया को उसके आकार के आधार पर अगर बंटवारा करें तो कितने प्रकार होंगे? आधार पर अगर बांटे तो कितने प्रकार होंगे बेटा? 4 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 4। सिंपल बात, अगर कोई रोड शेप्ड है, कोई रोड शेप है, तो उसे हम कहेंगे बेसिलस, यानी जो छड़ाकार जीवाणु होते हैं या छड़ाकार आकार के होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, सलाखा के समान होते हैं, वो कौन से होंगे? बेसिलस। कैसे होंगे? सिंपल बात है, ये एक अपन ने क्या बना दी? रोड बना दी। ये लो, ये क्या बन गई? रोड बन गई। दूसरा, अगर कोई राउंड शेप्ड है या गोलाकार है या स्फेरिकल है, तो उनको हम कहेंगे कोकस। कैसे कहेंगे? कोकस प्रकृति के। कोकस कैसा होगा? तो सीधी बात है, गोल बता रहे, ये गोल आ गया, बहुत सारे लोग गोला करते, ये कोकस प्रकृति। अगर हमारे पास में कोमा आकार के हैं, कोमा आकार के हैं, तो उन्हें हम कहेंगे विब्रियो। क्या कहेंगे? विब्रियो। सिंपल बात है, विब्रियो के अंतर्गत हम कैसे बना सकते हैं? ये लो, ये विब्रियो हो गया अपने पास में कोमा आकार का। फोर्थ, सर्पिल, सर्पिल यानी स्पाइरल, स्पाइरल, इसको हम बोल देंगे स्पाइरिलम। क्या बोल देंगे? स्पाइरल। आकार कैसा होगा? ये लो, ये लो,
ये लो, ये सर्पिल बन गया, घूम गया। ये अपने पास में बैक्टीरियाओं को अपन ने कितने भाग में बांट दिया, आकार के आधार पे 4। एक रोड शेप्ड होता है, एक राउंड शेप्ड होगा, एक कोमा होगा, एक सर्पिल होगा। रोड को बेसिलस कहेंगे, गोलाकार को कोकस कहेंगे, कोमा को विब्रियो कहेंगे और सर्पिल को स्पाइरिलम कहेंगे। ये बैक्टीरिया को 4 भागों में हम बांट देते। स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से। मोनेरा जगत के बाद हम बात करेंगे मोनेरा के पार्ट्स की। मोनेरा को कितने में बांटा, तो हमने 2 में बांटा था, आर्की बैक्टीरिया और यूक बैक्टीरिया। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को उठाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आद बैक्टीरिया। जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, आद बैक्टीरिया कहेंगे। देखो सिंपल बातें पकड़ो। आर्की बैक्टीरिया के लिए हम सिंपल लाइन लिखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी है कि साहब प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर, प्रतिकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल आवास के अंदर जिम्मेदार, आवास के लिए जिम्मेदार, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो कौन है, आर्की बैक्टीरिया। अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए कौन है, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा साहब सेल वॉल बिल्कुल पाई जाएगी, हमने पहले बता दिया पाई जाएगी। किससे बनेगी, तो हम लिख देंगे साहब पेप्टिडोग्लाइकेन से बनेगी। किससे बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनेगी। साहब पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा क्या होगा, तो हम कहेंगे साहब पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। सर इसको हम मिला के क्या लिखें, तो बेटा हम इसको लिखा के स्यूडोम्यूरिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्यूडोम्यूरिन लिखेंगे। तो ये यू आर्की बैक्टीरिया। इस आर्की बैक्टीरिया में कितने आएंगे, साहब 3 आएंगे। आपने तो बताया था थोड़ी देर पहले। पहला कौन आएगा, साहब मैथेनोजन बैक्टीरिया आएंगे। साहब दूसरे पे कौन आएगा, साहब थर्मो एसिडोफिल्स आएंगे, मान रहे हो। उसके बाद में कौन आएगा, साहब हेलोफिल आएंगे। हेलो, 3 हो गए। अब ये कहां पाए जाएंगे, तो हम लिख देंगे साहब मैथोनजन जो होते हैं वो अवायवीय होते हैं। कैसे होंगे, अवायवीय, एनारोबिक होंगे। साहब थर्मो एसिडोफिल्स कहां होंगे, साहब जहां पे गर्म क्षेत्र होगा, जहां पे हॉट क्षेत्र होगा, हॉट क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा। हेलोफिल्स साहब जहां पे लवण होगा, सैलिन वाटर होगा, साल्टी वाटर होगा, वहां पाए जाएंगे। साहब ये जो मैथेनोजन है ये अवायवीय प्रकृति के तो होते हैं, इनका काम क्या है, तो हम लिखेंगे कि साहब ये CH4 उत्पादन करने वाले होते हैं। अब CH4 उत्पादन कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनको बेटा बायोगैस या गोबर गैस बनाने वाला बोल दें। बायोगैस या गोबर गैस बनाने वाला बोल दे। तो आपसे पूछे CH4 का उत्पादन कौन करता है, सब मैथेनोजन करता है। कौन से बैक्टीरिया करेंगे, मैथेनोजन बैक्टीरिया करेंगे। कहां करते हैं, सब ये रूमिनेट्स में करते हैं। कहां करते हैं, रूमिनेट्स में। रूमिनेट्स के अंतर्गत जो चरने वाले जीव होते हैं उनके शरीर में पाए जाते हैं, वहीं पर यह CH4 का उत्पादन करता है, जिससे हमें क्या मिलती है, गोबर मिलते हैं। उसी गोबर में क्या होता है, बायोगैस बोल सकते हो या CH4 बोल सकते हो या मीथेन गैस बोल सकते हो, या मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु मैथेनोजन कहलाते हैं। क्लियर बात। अब आ जाओ यू बैक्टीरिया पे। अब आ जाओ यू बैक्टीरिया पे। देखो सिंपल लाइन है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ। ये हमारे पास में प्रतिकूल था तो वो अनुकूल में आएगा, पहली बात। तो यू बैक्टीरिया के लिए हम एक लाइन तो ये लिख सकते हैं साहब, अनुकूल परिस्थिति के अंदर, बिल्कुल मान लेंगे बात। दूसरा हम लिखेंगे साहब ये वास्तविक होते हैं, ये भी हमने मान लिया। साहब इसमें कौन आएगा, तो हम कहेंगे साहब साइनोबैक्टीरियाओं को डाल सकते हैं हम। किसको डालेंगे अपन, साइनोबैक्टीरियाओं को। साइनोबैक्टीरियाओं के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी
नील हरित शैवाल। साहब ये जो नील हरित शैवाल होते हैं ये कैसी प्रकृति के होते हैं, तो हम लिखेंगे ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसी प्रकृति के होंगे, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्लियर बात है। हम ये भी लिख सकते हैं कि साहब प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं, क्योंकि स्वपोषी होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषी होगा। साहब इसमें कौन कौन आता है, तो हम यहाँ पे 3 नाम लिखेंगे और ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, दूसरा हम लिखेंगे साहब कॉलोनियल, कॉलोनी बनाने वाले, हम लिखेंगे तंतु में या फिलामेंटस। आप ये भी तो कह सकते हो साहब एक कोशिकीय में, तंतु में या कॉलोनियल में कौन आएगा, तो हम इसमें लिख देंगे स्पाइरुलिना। क्या लिखेंगे, स्पाइरुलिना। इसमें किसमें इसमें लिखेंगे एनाबीना। ठीक है, इसमें लिखेंगे नोस्टॉक। साहब इनका काम क्या है, इनको दूसरा नाम क्या देंगे, तो हम लिखेंगे साहब N2 स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु। N2 स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन है, साइनोबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। साहब पोषण की दृष्टि 2 प्रकार की, एक स्वपोषी ऑटोट्रोपस, एक हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस को अपन हिंदी में लिखे तो विषमपोषी। साहब स्वपोषी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन करने वाले, एक रसायन संश्लेषी, रसायन की उपस्थिति में भोजन करने वाले। ये किसकी बात हो गई, यू बैक्टीरिया की। समझे बात को, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मारो। अब हम बात करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, यू बैक्टीरिया में जनन, रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया। सिंपल 3 पॉइंट पकड़ो, 1 2 3। पहला साहब सामान्य विधि, सबसे सामान्य विधि। दूसरा साहब बीजाणु निर्माण। साहब तीसरा लैंगिक जनन। सिंपल, कुछ नहीं करना बेटा में, सिंपल बातें। कॉमन मैकेनिज्म, स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बात है। और कॉमन विधि ये लो। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके लिए, अरे बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, 2 भागों में टूट जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। सिंपल। बीजाणु साहब स्पोर बना लेगा और स्पोर से अपने पास में किसका निर्माण हो जाएगा, जीवों का। कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। लैंगिक जनन में क्या करेगा, डीएनए स्थानांतरण। अब देखो यहां पर पर्टिकुलर कोई लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, बीजाणुओं में कोई पर्टिकुलर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। डीएनए का हस्तांतरण एक जीव से दूसरे जीव में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है, इसलिए इसको क्या मान रहे हैं, लैंगिक जनन। लेकिन पर्टिकुलर लैंगिक जनन नहीं होगा। लैंगिक जनन किसमें होगा, जिसमें युग्मक बनेंगे, जिसमें जाइगोट बनेगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें विदलन होगा। ये इसमें डायरेक्ट डीएनए का क्या हो रहा है, स्थानांतरण, तो उसको हम लैंगिक जनन नहीं मानते। चलो आगे आओ, देखो बहुत प्यारी चीज जो अलग दे रखी है सबसे, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा को हम PPLOB कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्लूरो, क्या कहेंगे, प्लूरो। दूसरा फिन्यूमोनिया। इसके अलावा हम क्या कहेंगे, लाइक ओको ऑर्गेनिज्म। सिंपल बात समझो, देखो PPLO का फुल फॉर्म प्लूरो फिनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या विशिष्टता है, क्या विशिष्टता है, जीवाणुओं से कैसे अलग है। जीवाणु में तो है लेकिन जीवाणु से अलग कैसे है, तो समझो साहब सेल वॉल नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती है भाई, मानते हैं बात को। सभी बैक्टीरियाओं में सेल वॉल है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनो, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका वर्ल्ड में ओवरऑल, सबसे छोटी वर्ल्ड में
ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, वर्ल्ड में ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका ओस्ट्रिच एग। कौन सा? ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलो, इसके अलावा साहब क्या है अलग? ये वायवीय होते हैं, बिल्कुल हमने तो पहले पढ़ा है साहब, यू बैक्टीरिया वायवीय होता है। अरे यह वायवीय तो होता है लेकिन अवायवीय कंडीशन में भी जीवित रहता है। और सबसे बड़ी बात, परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, किसी ना किसी पर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। समझ गए बात को? तो यहां हम मोनेरा की संपूर्ण बातें कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा प्रोटिस्टा, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखो, लाइक करो,